एस्टिमेशन ऑफ सीरम कैल्शियम। सीरम कैल्शियम एस्टिमेट करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? व्हाई एस्टिमेटिंग सीरम कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन प्रेजेंट। ठीक है, हालांकि बहुत लोग सोडियम कहते हैं, सोडियम का भी अपना रोल होता है, बट कैल्शियम हैज इट्स डिफरेंट यूनिक रोल, इवन समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज मोर इंपॉर्टेंट देन सोडियम। कैल्शियम का लेवल बढ़ना भी बेटा खतरनाक होता है, और कैल्शियम का लेवल घटना तो और भी खतरनाक होता है। ठीक है, कैल्शियम हैज टू बी स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड इन अ होम्योस्टैटिक रेंज ऑफ ये 9 to 11 mg पर डे। ठीक है, कुछ किताबें इतना भी लिखती हैं, ये भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट। लेकिन 8.6 और 11 में कोई कोरिलेशन बनता नहीं ना, तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 9 to 11 बोल देते हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा एम लिखिए। एम टू एस्टिमेट, लिख बेटा, टू एस्टिमेट। आप लोग सीधा फाइल में लिखे ना, फाइल किधर है? इधर है। अच्छा, टू एस्टिमेट serum calcium, levels of serum calcium using OCPC method। कौन सा मेथड? OCPC method। OCPC method। मेथड OCPC मैं लिख देता हूं बेटा, ये OCPC का फुल फॉर्म होता है बेटा ऑर्थोक्रिसॉल, कौन सा कॉम्प्लेक्स? इथैलिन नहीं होता बेटा, ऑर्थोक्रिसॉल थैलीन कॉम्प्लेक्स। सॉन, पी साइलेंट है। थैलीन, ऑर्थोक्रिसॉल थैलीन कॉम्प्लेक्सॉन, OCPC। कभी कभी पूछ लेता है OCPC का फुल फॉर्म बता दो, काम आ जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं पूछा जाता। बेटा ये थैलीन है, ठीक है, इसमें पी चुप है। ठीक है, दिस इज थैलीन। जो फिनोफ्थैलीन में थैलीन होता है ना बेटा, ये वही होता है। फिनोफ्थैलीन कैसे बनता है पता है? फिनॉल प्लस थैलीन, ये वही वाला थैलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल लिखिए, OCPC मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है लिखिए। प्रिंसिपल एज यूजुअल बहुत सिंपल है, इजी है, कोई आपको याद करने में समस्या नहीं होगी। लिखिए, कैल्शियम in serum reacts with OCPC under the influence of buffer and coloring reagent to produce bluish to violet color complex। अच्छा, आप लोगों ने टोटल प्रोटीन में बायूरेट का कलर देखा है ना? बायूरेट का कलर सबने देखा है टोटल प्रोटीन में? क्या? हाँ, उससे थोड़ा सा लाइटर शेड पे होता है कैल्शियम का, थोड़ा सा लाइटर। जस्ट फॉर एन रेफरेंस पॉइंट आई एम टेलिंग यू। आगे लिखिए, इंटेंसिटी
intensity of the colored complex is measured at, सबसे पहले ये लिखो, is measured at 570 nanometer, is measured at 570 nanometer and is directly proportional to amount of calcium present in serum sample. आगे आप लोग खुद लिख सकते हैं, आराम से लिखिए अपने वर्ड्स में. चलिए अगले उस पे आता है बेटा, विच इज प्रोसीजर. क्या है प्रोसीजर? प्रोसीजर देखता है बेटा. अच्छा, प्रोसीजर से पहले आप एक काम कीजिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विच इज कॉल्ड सैंपल कलेक्शन. इसमें पहले सैंपल कलेक्शन लिखिए. इसमें एक दो चीजें सैंपल कलेक्शन में इंपॉर्टेंट होती है. आप जरा मुझे 2 मिनट रुक के सोच के बताओ that what all precautions you should take while drawing the sample for calcium estimation. हर किसी वाइल से आप कैल्शियम एस्टिमेट नहीं कर सकते. आपको एक दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और वो बहुत ही बेसिक चीज होती है. आपको कोई स्ट्रक्चरल या प्रोसीजरल चेंज नहीं करना. जस्ट रिक्वायर अ बिट ऑफ कॉमन सेंस. जरा सोच के बताओ. क्या एंटीकोगुलेंट्स का बेटा कैल्शियम से क्या मतलब? नहीं, जरा और सोच के बताओ अच्छे से. Just think of them carefully. Just take 2 minutes of time. Just think of it. Use some slight common sense, थोड़ा सा. और सोच बेटा, सही ट्रैक पे हो, एकदम सही ट्रैक पे हो. हाँ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट थिंक ऑफ इट अ बिट मोर. इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम इट फॉर्म्स चिलेट्स. और सबसे बड़ा कल्प्रिट जो इसमें होता है ना बेटा, वो ये होता है. ठीक है, EDTA. तो हमें कभी भी कैल्शियम का सैंपल अगर ड्रॉ करना है, ठीक, नेवर पुट इट आउट इन EDTA. वरना 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की जगह आपको 0.9 mg पर DL मिलेगा और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दीज थिंग्स. कुछ स्पेसिफिक सैंपल्स होते हैं जिनको ठीक है आपको लैब से वो मिल जाएगा, लेकिन हो सके तो खुद भी देखिए कि अटेंडेंट ने कौन सी वाइल में डाला है. कई बार क्या होता है बेटा, ग्लूकोज का सैंपल भी लाल वाइल में आ जाता है. ठीक है, वो इंटेंशनली नहीं करते, बहुत वर्कलोड होता है, कभी कभी हो जाता है. So you should always be double careful in these things. ठीक है. कैल्शियम का लिखिए सैंपल कलेक्शन में प्रिकॉशन लिखिए. avoid collecting serum or blood sample. Avoid collecting serum or blood sample in a EDTA vial. In a EDTA vial, as calcium readily forms chelates with EDTA. ठीक है. चलिए इसका ब्रीफ प्रोसीजर देखते हैं कैसे इसको करना है. प्रिंसिपल देख लिया, सैंपल भी ठीक से कलेक्ट कर लिया. नाउ हाउ टू एस्टिमेट दैट. एज यूजुअल वील प्रिपेयर 3 टेस्ट ट्यूब बेटा, ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट.
सबसे पहले बेटा तीनों में हमें 500 माइक्रोलीटर बफर सॉल्यूशन डालना है। क्या डालना है? बफर सॉल्यूशन या बफर रिएजेंट। आफ्टर दैट 500 माइक्रोलीटर्स ऑफ कलरिंग रिएजेंट। कौन सा? कलरिंग रिएजेंट। अच्छा हाँ, एक चीज प्रिंसिपल में ऐड कर लो कि OCPC रिएक्ट्स अंडर एल्कलाइन मीडियम। इट रिएक्ट्स इन एल्कलाइन मीडियम। याद रखना बेटा, जहां पे भी बफर रिएजेंट कहीं भी किसी प्रिंसिपल में यूज हो रहा है, इट यूजुअली एक्ट्स अंडर एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, इसको लिख लो प्रिंसिपल में, that OCPC reacts with calcium in buffer in alkaline medium. ठीक, alkaline medium। ठीक है, we'll take 20 microliters। डिस्टिल वाटर जाएगा बेटा ब्लैंक में, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जाएगा स्टैंडर्ड में, और सीरम सैंपल जाएगा टेस्ट में। ठीक है, incubate it for 5 to 10 minutes। ठीक है, incubation is for 5 to 10 minutes। Since it has incubation period, बेटा OCPC कैसा मेथड हुआ? Yes, very good, it is a end point method। जिनमें भी इमीडिएटली एस्पिरेट कराया जाता है या रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, those are usually kinetic methods। Whenever you have that incubation period involved, most of the time, not every time, but most of the time, 95 to 99% those would be end point methods। और जब 5-5, 10-10 मिनट का इंक्यूबेशन हो तो समझ लीजिए कि वो एंड पॉइंट ही है। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में होता है, नई मॉडर्न किट्स आती हैं कि मतलब आपको 1 मिनट 2 मिनट इंक्यूबेट करना है, आफ्टर दैट यू हैव टू चेक दैट असेसमेंट। ठीक है, प्रोसीजर हो गया, लिख लिया सबने? चलिए अब इसका रिएजेंट कंपोजिशन लिखिए जरा। क्या क्या होता है वही, इसका रिएजेंट कंपोजिशन लिख लीजिए। देखिए कहीं काम नहीं आएगा रिएजेंट कंपोजिशन, कोई पूछेगा नहीं बेटा, कहीं काम नहीं आएगा, और शायद एग्जाम में लिखना भी नहीं है, लेकिन बेटा कॉपी में होना चाहिए, तो प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है बेटा, रुक जा, मुझे भी याद नहीं, मैं भी देख के भूल यार, क्योंकि ये हमें भी, हमारे लिए भी याद करने वाली चीज नहीं होती बेटा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं प्लीज। ठीक है, लिखिए लिखिए इसे। ये तो सिंपल ही है यार, इसमें तो रिएजेंट कंपोजिशन एकदम सिंपल लिखा है। L1 बफर रिएजेंट लिखिए, L1 बफर रिएजेंट, L2 कलरिंग रिएजेंट। ठीक है,
इसके अलावा तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक, L1 is the buffer, L2 is the coloring reagent. लिखो आगे वर्किंग रिएजेंट प्रिपरेशन, वर्किंग रिएजेंट प्रिपरेशन लिखो आगे। equal volumes of L1 and L2 are mixed for preparation of working reagent, which is stable for 2 weeks, 10 to 14 days, which is stable for roughly 2 weeks. आप लोगों को पता होना चाहिए वर्किंग रिएजेंट और अलग अलग उनको पिपेट करने का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। जब आपको छोटे स्केल पे टेस्ट लगाना होता है, 1-2, then you individually pipette those things, buffer and working reagent, buffer or coloring reagent. But when you are expecting large batches, जैसे कि अभी आप सब लोग करेंगे, फिर आपके बाद वाला बैच भी करेगा and further that, so you just keep the working reagent ready. बेटा बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं, क्योंकि जितना कम आप पिपेटिंग करेंगे उतना ज्यादा चांस रहेगा कि आपका आंसर ठीक आए। मोर द थिंग्स यू पिपेट, मोर आर चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर। ठीक है, अभी तक क्या क्या होगा, एम हो गया, चलो मटेरियल्स रिक्वायर्ड बेटा लिख लेना। ठीक है, 8-10 एस्टिमेशन कर ली, वही सेम ही होता है, क्यूएट, स्वैब्स, ग्लव्स, सेमी ऑटो एनालाइजर, यही सब। ठीक है, लिख देना। मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल हो गया, प्रोसीजर हो गया, सैंपल कलेक्शन हो गया, क्या, हाँ इसको लिखो बेटा, नॉर्मल रेंज, क्या लिख लो, इसे लिख लो, लिख भी लो, लिखो बेटा। एक्सपेक्टेड वैल्यूज और नॉर्मल रेंज कितना होता है? इट इज 9 to 11 mg per dl, यूनिट नहीं भूलनी है। ठीक है, कैल्शियम का mg per dl होता है, 9 to 11 mg per dl। OCPC मेथड लिखो आगे, OCPC मेथड gives linear result up to 18 mg per dl, up to 18 mg per dl। लीनियर रिजल्ट का मतलब क्या होता है बेटा? इस मेथड से जो ठीक रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, जो ठीक रिजल्ट आ सकता है वो 18 तक है। अगर आपका 18 या इससे ऊपर आ रहा है, देन OCPC becomes an unreliable method, then it becomes unreliable, यानी कि 18 तक लीनियरिटी होती है, उसके बाद it becomes somewhat unreliable। अब अगला लिखते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन हेडिंग, जो भी आपका बेटा आए उसे लिख देना ऑब्जर्वेशन में। ठीक, जो भी आपका ओडी आ रहा है टेस्ट का और फाइनल आंसर आ रहा है उसे ऑब्जर्वेशन में लिखिए। देन राइट डाउन द कैलकुलेशन पार्ट, लिखो कैलकुलेशन पार्ट, सीधा सीधा लिखिए। बेटा 10 is the concentration of the standard sample। ठीक है, 10 is the concentration for standard sample multiplied by concentration of standard होता है ना, तो स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन कितना है बेटा? 10 mg per dl। ठीक है, ये आप लिखेंगे कैलकुलेशन वाले पार्ट में। इसको आप सिंपल इसमें ये भी लिख सकते हैं, सिंस OD of blank is 0, तो OD of test upon OD of standard multiplied by standard concentration, दोनों ठीक है, बिकॉज OD of blank is 0। इसको ड्री आउट करके ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट। आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन द रिजल्ट। ठीक है, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन पार्ट। ठीक है, हाइपो और हाइपर कैल्सीमिया,
दोनों बहुत रेडिली मिलते हैं, बहुत रेडिली, इसीलिए इसका क्लिनिकल भी थोड़ा सोच समझ कर काम करना पड़ता है। सेकेंडली, हाइपो और हाइपर कैल्सीमिया के क्लिनिकल के साथ साथ ये किन वजह से हो रहा है, इनके ऊपर या नीचे जाने की भी अपनी मैनिफेस्टेशंस होती हैं जिनका अलग झमेला होता है। जैसे कैल्शियम का लेवल घट जाता तो क्या होगा बेटा, टेटिनी। कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो अलग सियापा होगा, ठीक है। सो यू डू नॉट हैव टू ट्रीट ओनली द क्लिनिकल पार्ट कि किन वजह से वो घट रहा है और बढ़ रहा है, यू ऑल्सो हैव टू साइमल्टेनियसली मेक श्योर कि इनसे जो इफेक्ट आ रहा है वो भी कंट्रोल में रहे। यू हैव टू फाइट अ टू फ्रंट वॉर, ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान से देखना। कुछ छूट रहा है क्या आज? या मैं ही आज बहुत दिनों बाद इधर आया हूं डेमोन्स्ट्रेशन में तो भूल रहा हूं। चेक करो यार, एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, ठीक, सैंपल कलेक्शन, नॉर्मल रेंज, ऑब्जर्वेशन, क्लिनिक, कैलकुलेशन, रिजल्ट, क्लिनिकल, ठीक है, मोटे मोटे 8 से 10 टॉपिक्स हो, ठीक। इट इज मेजर्ड एट 570, बोला ना मैंने, ठीक है, 570 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम मत कर देना बेटा, एंगस्ट्रॉम में कितना आएगा, 5700, हमारे टाइम पे क्या होता था, इट वॉज कैलकुलेटेड इन एंगस्ट्रॉम। उसके बाद जब हम पढ़ाने में आए, इवन फाइनल ईयर तक भी ना, तो किट्स नैनोमीटर में आने लगी, तो हमको भी समझ नहीं आता था, चीजें चेंज होती, ठीक है। अब आता है सबसे पहले क्लिनिकल पार्ट पे। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, ठीक है, अभी आराम से बैठ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द क्लिनिकल पार्ट। तो सारे पेन पेंसिल सब नीचे रख दो बेटा और ध्यान से सुनो। इसका सबसे बड़ा रेगुलेशन जो होता है कैल्शियम लेवल का इन द बॉडी, द लायन शेयर ऑफ दिस इज डन वाया हार्मोनल रेगुलेशन। जो कैल्शियम होम्योस्टेसिस होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट बेटा हार्मोनल रेगुलेशन से आता है। किससे आता है? हार्मोनल रेगुलेशन से। और भी फैक्टर्स होते हैं लेकिन उनका शेयर इतना नहीं होता जितना हार्मोनल रेगुलेशन का होता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि उन 2-3 हार्मोन्स के नाम आप लोग जानते हैं? पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन और एक स्मॉल पार्ट ही सही, लेकिन देयर इज अ इफेक्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन आल्सो, अ स्मॉल पार्ट, ठीक है, स्मॉल पार्ट, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा कैल्सिटोनिन कहां से निकलता है? हाँ, क्या? थायराइड। उल्टा मत बोल मेरे भाई। एंड पीटीएच कहां से निकलता है? विच इज ऑल्सो पैराथायराइड ग्लैंड से। नेक का एनाटॉमी हुआ भी नहीं हुआ, चल रहा है, कहां तक पहुंचे? ट्रायंगल वगैरह पढ़ लिए सारे, तो नेक में चल क्या रहा है? फिर फेशिया वगैरह चल रहा है क्या अभी? ठीक है, ठीक। अभी फिर नेक में कहां पहुंचे बेटा? तो नेक में पहुंचे, ठीक। थायराइड ग्लैंड कहां होता है बाप? नेक, कहा? कौन सा? अरे प्रॉपरली बोलो कि कहीं मेडिसिन पढ़ रहे हो बेटा, ऐसे बोलो। इधर साइड ऑफ ट्रैकिया क्या होता है? गाड़ी चला रहा है, इधर साइड ऑफ ट्रैकिया है। फिर क्या बोलते हैं इसे? यस, ठीक है, आगे इधर। इसीलिए मैंने पूछा कि नेक का एनाटॉमी हुआ कि नहीं। तो चलो अभी मैं आपको मार्जिन दे देता हूं इस चीज का।
इसको पढ़िएगा और ध्यान से इसको करिएगा। एनाटमी के पेपर में ही मैं बता देता हूँ, बायोकेम में तो आता ही आता है। थायराइड बहुत पूछा जाता है और आप लोगों को पता होना चाहिए, 2 इंटरनल्स लिख लिए। किसी भी चीज का ग्रॉस एनाटमी लिखता है तो सबसे पहले उसका पोजीशन स्पेसिफाई किया जाता है कि ये है कहाँ, ठीक है। तो थायराइड का पोजीशन एग्जैक्टली पता होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? कहाँ? थायराइड ग्लैंड के पीछे। चल ठीक है, मैं दोबारा मार्जिन दे दूंगा, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के पीछे कितने होते हैं? Now the interesting question, which one is essential for life, thyroid or parathyroid? Why? कितने लोग बोलते थायराइड? देखो, हाथ उठाने में कोई शर्म की बात नहीं। The maximum thing that can happen is your answer will be wrong, nothing else. कितने लोग मानते थायराइड? ठीक है। कितने लोग मानते पैराथायराइड? तो मानता ही नहीं। वाह। पैराथायराइड इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पता ये बात। इवन ड्यूरिंग थायराइड सर्जरीज, it is of utmost importance that your parathyroid is saved at all costs. क्योंकि आपका सर्जन या कोई भी सर्जन, चाहे उसका हाथ कितना मर्जी क्लीन हो, while doing thyroid surgeries, it's an inevitable reality that there will be some damage to the gland, thyroid gland, ठीक है। thyroid gland पूरी तरह से बेटा वो ठीक, मतलब उठा लो, वो ऑपरेट हो ही नहीं पाएगा। जो भी चीज आप ऑपरेट कर रहे हैं, कोई नोड्यूल है या कुछ है या कोई डैमेज पार्ट आपको रिमूव करना है, जहां वो थायराइड का कैप्सूल कटा, आफ्टर दैट देयर विल बी सम रेमनेंट ऑफ डैमेज ऑलवेज इन दैट, वो पूरी तरह से ठीक नहीं। इसीलिए ये चीज को मेक श्योर किया जाता है कि जब भी इस साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे या पोस्टीरियर साइड पे आपका सर्जरी होता है, वी हैव टू मेक श्योर दैट थिंग कि पैराथायराइड ग्लैंड्स को कोई डैमेज ना हो, बिकॉज दीज आर एसेंशियल फॉर लाइफ, वेरी वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। तो सबसे पहले तो थायराइड और पैराथायराइड में फर्क समझो क्या होता है। अब इनसे निकलने वाले हार्मोन्स, थायराइड से कितने हार्मोन निकलते हैं? ठीक है, रफली 3 भी ठीक है, जिनका आंसर 2 है वो भी ठीक है। T3, T4, क्या? कैल्सिटोनिन। टेक्निकली क्या होता है बेटा, जो T3 हार्मोन होता है ना, वो सेल पे जाके बनता है, बहुत ज्यादा, बहुत केसेस में ये भी देखा गया। T4 हार्मोन ही मेजरली रिलीज होता है, इट डीआयोडाइजेस, लूजेस 1 आयोडीन एटम टू बिकम T3, ठीक है। तो जो 2 कह रहे हैं उनका आंसर भी ठीक है, जो 3 कह रहे हैं उनका आंसर भी ठीक। कैल्सिटोनिन तीसरा होता है। पैराथायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? PTH, पैराथायराइड हार्मोन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी विच इज द मोस्ट abundant reservoir of calcium in your body? बोन्स। अरे क्या बात कर रहे हो बॉस, आपको कहीं से भी इमीडिएट कैल्शियम चाहिए तो क्या होगा? your bones will be dissolved and immediate calcium will be supplied. मान लो बहुत ज्यादा कैल्शियम बॉडी में इनटेक हो गया तो क्या होगा? Immediately the excess of the calcium will be deposited in your bones. If there is no space left there or not, it is not functionally viable, it will be excreted via intestines and urine. Intestines and kidneys, दोनों जगह से excrete होता है। अब फंक्शन समझो बेटा, दोनों हार्मोन्स के फंक्शन क्या होते हैं? कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन? हाउ? बेटा बात है नहीं बीच बीच में, प्लीज। आई एम हियरिंग सम मर्मरिंग साउंड, प्लीज। अरे तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा। हाँ, क्या फंक्शन होता है कैल्सिटोनिन का? बेटा क्या काम होता है? सबसे पहले कैल्सिटोनिन का आता है, बड़े ग्लैंड वाले हार्मोन की बात करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन? It decreases elevated blood
calcium levels. Partially correct. Partially correct. It also helps in depositing calcium in bones. Bones में भी कैल्शियम को वापस डिपॉजिट करता है. Which is the hardest substance in your body? Yes. इसमें भी बहुत कैल्शियम होता है, ठीक है, बट इट इज नॉट अ रिजर्वॉयर फॉर कैल्शियम. बाय कॉमन सेंस लगा, बाय केमिस्ट्री नहीं लगे, यहाँ पे कॉमन सेंस लगेगी. अरे दांत ही कमजोर हो जाओगे तो खाओगे क्या यार, ठीक है. क्या कमजोर होना बेटर है, थोड़ा सा हड्डी कमजोर हो जाए चल जाएगा, दांत कमजोर हो जाएंगे तो खा ही नहीं पाओगे बॉस, ठीक है. ब्रीफली ये फंक्शन था कैल्सिटोनिन का. इट decreases blood calcium level, to some extent deposit the excess calcium in the bones, and helps in excretion of calcium and phosphate also via urine and feces. ठीक है. कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों साथ में रिमूव होता है, दोनों का एक बड़ा कंबाइंड इक्विलिब्रियम होता है, दोनों साथ में ही जाते हैं बाहर, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों. अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं बेटा, जो ज्यादा बढ़िया है, which is PTH. कौन सा? PTH. ये सबसे पहले निकलता है बेटा पैराथायरॉयड ग्लैंड से, ठीक. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ PTH? Increase the level of calcium in blood oblique plasma serum. How does it helps in increasing the calcium level in blood? सबसे पहले कहां पे एक्ट करेगा ये? कहां पे? बोन्स में कहां पे एक्ट करेगा? There is a specific cell in the bones on which, yes, osteoclast. 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 याद रखना, डिस्टर्ब मत कर यार. उससे ज्यादा बेटा मैं टॉलरेंस मेरी लिमिट पर रीच हो. बात करनी है बेटा बाद में, क्लास के बाद, ठीक है. ऑस्टियोक्लास्ट. PTH स्पेसिफिकली एक्ट्स ऑन दैट. जब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है तो बेटा क्या होता है? They start dissolving the bone. They start dissolving the bone. और जैसे ही बोन डिसॉल्व होगी क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम विल बी रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, और डिप्रेस्ड कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. बट देयर इज अ कैच 22 सिचुएशन आल्सो हियर. कैन दिस गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन? नो. अगर आपका ब्लड कैल्शियम का लेवल बेटा नीचे जा रहा है तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट ऑल द कैल्शियम प्रेजेंट इन द बॉडी इनफाइनाइटली. उसकी भी एक लिमिट है. ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी भी हमें एक टाइम पे जाकर सप्रेस करनी पड़ेगी, एल्स व्हाट विल हैपन? रिकेट्स. क्या हो जाएगा? रिकेट्स. क्या होता है? बेंट बोन्स होती हैं, ऐसे आर्च शेप बोन्स होती हैं, और स्पेसिफिकली वो कहां देखी जाती हैं? कहां देखा जाता है? हाँ, लोअर लिम्स में. और लोअर लिम्स में भी कहां देखी जाती है? ये है. क्या बात करते हो यार? उसके नीचे कौन सा हड्डी होता है बेटा? टीबिया. यस, टीबिया. वैसे तो फिब्युला भी होता है, लेकिन दैट इज नॉट अ मेजर वेट बेयरिंग बोन ऑफ योर बॉडी. द मेन वन इज टीबिया, क्योंकि वहां पे सारा बॉडी का वेट आपका आ रहा है, तो उसका बेंडिंग भी सबसे तेजी से होता है, और वो रिलेटिवली एक लॉन्ग बोन होती है, तो उसमें कैल्शियम डिपॉजिट भी ज्यादा रहता है. ठीक है. हर किसी से बेटा कैल्शियम ड्रॉ भी नहीं किया जा सकता. देयर आर स्पेसिफिक साइट्स फॉर दैट. लॉन्ग बोन्स जो होती है, जिन पे थोड़ी कैपेसिटी होती है, ओनली फ्रॉम देयर द कैल्शियम कैन बी ड्रॉन इजीली. तो ये फंक्शन होता है आपका पीटीएच का. एक फंक्शन और होता है, इट increases the renal reabsorption. It increases the renal reabsorption of calcium
एंड फॉस्फेट बोथ, इनका इक्विलिब्रियम साथ साथ में चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटेस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है, लेकिन इतना नहीं, ठीक, इतना नहीं। enhances the activity of vitamin D, enhances the activity of vitamin D, जिससे क्या होगा, more calcium will be reabsorbed back into the bloodstream। तो इन दोनों हार्मोन्स की एक्टिविटी से आपका कैल्शियम का इक्विलिब्रियम बनता है, एक जो घटाता है और एक जो बढ़ाता है। लेकिन हमें डे टू डे लाइफ में इतना, जिसे कहना चाहिए, कैल्शियम से रिलेटेड केसेस इमीडिएट देखने को नहीं मिलते। इमीडिएट इन द सेंस मतलब कि बढ़ रहा है तो घट भी अपने आप ही जाता है बॉडी में। बॉडी हैज अ वेरी इलेबोरेट मैकेनिज्म फॉर दैट। और अगर घट रहा है तो बढ़ भी ठीक ठीक जाता ही अपने आप, अनटिल एंड अनलेस द पैथोलॉजी क्रॉसेस अ वेरी सीवियर लेवल। उसका रीजन ये होता है कि हमारे पास रिजर्व्स भी बहुत ज्यादा हैं बोन्स में, एंड देयर आर इलेबोरेट मैकेनिज्म टू रिमूव द एक्सेस कैल्शियम आल्सो, दैट इज व्हाई। सो इट इज अ ब्लेसिंग आल्सो, एंड यू कैन से कि भाई जब तक पैथोलॉजी पूरी सर पे चढ़ना जाए तब तक पता भी नहीं चलता, दैट्स वन थिंग आल्सो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द साइंस। अब सबसे पहले आता है, हम देखते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया के रीजंस क्या क्या होते हैं, ठीक। व्हाट आर द प्रोबेबल कॉजेस फॉर हाइपोकैल्सीमिया, बोलिए। गुड, विटामिन डी डेफिशिएंसी, यस, प्राइमरी कॉज, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज, हाइपो पैरा थायरॉइडिज्म। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज अनदर मेजर कॉज। क्या? और बताइए। यस, रीनल फेलियर। देखिए, पीटीएच का काम क्या होता है? इट इंक्रीजेस रीनल एब्जॉर्प्शन आल्सो, रीएब्जॉर्प्शन आल्सो। इफ देयर इज रीनल फेलियर, then whatever the amount of PTH be present, it cannot be fully reabsorbed. Some amount will always be lost in that. So first one is vitamin D deficiency. Second one is hypoparathyroidism. Third one is renal failure. और चौथा जो आप कहीं भी फिट कर सकते हैं, which is dietary deficiencies. जितना मर्जी हार्मोन हो, जितना मर्जी हड्डी में हो, डाइट में नहीं लोगे तो कहां से आए? अब इससे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकती है? क्या बोलता हूं? हाँ, prolonged muscular spasm causing due to calcium deficiency, which is also known as tetany, ठीक है। इसको और किससे देखता है बेटा? ये होता है हाँ, फेशियल नर्व। इसीलिए मैंने पूछा था कि फिजियोलॉजी में भी वो एग्जामिनेशन हुआ आप लोगों का नहीं। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होता है बेटा, इसके बाहर आपका फेशियल नर्व को ऐसे टैप करके एग्जामिन किया जाता है। इससे पता चलता है कि is there is normal muscular neuromuscular function going on, or is there is some muscular irritability present due to calcium deficiency। अगर ये साइन चॉपस्टिक साइन पॉजिटिव आता है, if the chopstick sign is positive, that means you have calcium deficiency। chopstick sign normal person में पॉजिटिव नहीं आता, remember this। अभी हुआ नहीं ना आप लोगों का फिजिकल एग्जामिनेशन, क्रेनियल नर्व्स का एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ अभी, ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी। तो वहां पे इसको देखिएगा, ठीक, और इसको बायोकेमिस्ट्री से लिंक कीजिएगा दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग। दिस इज हैपनिंग बिकॉज in calcium deficiency the RMP decreases, hence the muscle gets easily irritable, बहुत easily irritated हो जाती है। like अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, मुझे दिन में 2 कप चाय ना मिले तो शाम तक मैं अपने आप irritated रहता हूं, so I have become easily irritable by that time, ठीक। तो इसको देखना, और किसी भी क्लासमेट के बैचमेट का अगर पॉजिटिव निकले, ऐसा तो नहीं निकलना चाहिए,
उनको जाके कैल्शियम की दवाई अपने नोटपैड से रिकमेंड कर देना, ठीक है। कैल्शियम खाइए। अब कैल्शियम डेफिशिएंसी से पहला आपका जो मेजर कॉज निकल के आ रहा है, जिसका मैनिफेस्टेशन भी इमीडिएटली दिखता है, वो है टेटनी। टेटनी को कंट्रोल करना भी आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। एक तरफ तो आपको जो चीज वो कॉज कर रही है, आइदर इट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी, डाइटरी डाइटरी लैक इन द डाइट, रीनल फेलियर और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, उसको तो काउंटर करना ही करना है। यू हैव टू काउंटर साइड बाय साइड टेटनी आल्सो, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम कम होना इज इन इटसेल्फ इज कॉजिंग अ नंबर ऑफ अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सेकंड थिंग, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया ये कब होता है? बोन ट्यूमर, ठीक है, एक बात है, और क्या? ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन ये भी एक बहुत सीवियर कारण होता है। फर्स्ट वन इज ना 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 ना, क्या बात कर रहा है यार, बताता हूं। फर्स्ट वन इज बोन ट्यूमर, ठीक, और बोन कार्सिनोमा, ओके। ये सबसे पहला कारण होता है जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। दूसरा, ट्यूमर्स इन द पैराथायराइड, ठीक, ट्यूमर्स इन द parathyroid gland. Now who can explain this thing to me? Who can explain this thing to me? You always require common sense, beta. Biochemistry is not always required. Let them answer. Let them answer. बोलिए, why tumors or neoplasm in parathyroid gland can significantly elevate calcium levels? Yes. हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इससे मिलता जुलता आपने एक और चीज सुना होगा, विच इज नोन एज लाइक कार्सिनोइड सिंड्रोम। सुना कार्सिनोइड सिंड्रोम? कौन सा अमाइनो एसिड में होता है? क्या? हाँ, ट्रिप्टोफैन, जिसमें सीरोटोनिन ज्यादा निकलता है। उसमें भी यही सिमिलर रीजन होता है कार्सिनोइड सिंड्रोम, क्योंकि कैंसर या ट्यूमर की वजह से ट्रिप्टोफन ज्यादा मेटाबोलाइज होने लग जाता, तो उससे ज्यादा सीरोटोनिन निकलता। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग हियर। Enlarged or parathyroid gland which has cancer or neoplasm in that enlarges in size. बड़ी पैराथायरॉयड ग्लैंड से क्या निकलेगा बेटा? ज्यादा पीटीएच निकलेगा। ज्यादा पीटीएच क्या करेगा? ज्यादा ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट को, और ज्यादा ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा बोन को डिसॉल्व करेंगी, और ज्यादा बोन के डिसॉल्व होने से क्या होगा? ज्यादा कैल्शियम रिलीज होगा। इसलिए बढ़ा हुआ कैल्शियम थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है कि भैया थोड़ा इधर की बायोप्सी वगैरह भी करवा लीजिए, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर दिस थिंग। उसके अलावा क्या क्या अभी तक क्या क्या डिस्कस हुआ? हाँ, तीसरा लिखिए, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। कई बार नियोप्लाज्म नहीं होता, कैंसर नहीं होता, देयर कैन बी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। नेचुरली पैराथायरॉयड ग्लैंड ज्यादा ही काम करने लग जाती है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। So these are the probable causes for hypercalcemia. Hypercalcemia. अब इनसे जुड़ी मस्कुलर कह रहा हूं, इनसे जुड़ी आगे पैथोलॉजीज क्या क्या हो सकती है? सोचिए, इसके मैनिफेस्टेशन से जो बनेगी। फर्स्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट इज रीनल और गॉल स्टोन्स। क्या? रीनल और गॉल स्टोन्स सबसे पहला। हाँ, ईसीजी पे फर्क पड़ता है बेटा, लेकिन वो हाइपो में भी पड़ता है, हाइपर में भी पड़ता है। एक चीज याद रखना, अगर अपने 5 साल के करियर में क्लास, प्लीज पे अटेंशन, अगर अपने 5 साल में यहाँ पे कोई चीज सीख के, एक्चुअल में सीख के जानी अपने करिकुलम के अलावा, बेट ऑन ईसीजी। ईसीजी सीख के जाओ बेटा, बहुत लोगों को नहीं आता। ईसीजी पढ़ना नहीं, पढ़ना सबको आता है, करेक्टली एंड फाइनली इंटरप्रेटिंग दैट थिंग। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत फाइनली इंटरप्रेट कर पाते हैं ईसीजी। सीख के जाओ, 5 साल बहुत होता है, ठीक है। तो ईसीजी में तो चेंजेस आते हैं। और क्या होता है बेटा हाइपरकैल्सीमिया से?
होता है, क्या बोलता है उसे? ब्लॉकेज नहीं होता एक्चुअली, दैट इज नॉट ब्लॉकेज इन ट्रू सेंस, इट इज हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, इट इज हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लेकिन उसका भी एक टर्म होता है, क्या होता है? हाँ वही वही, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल और लेस कॉम्प्लायंस ऑफ ब्लड वेसल, क्या 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 बोलता है उसे? एथेरोस्क्लेरोसिस में तो फैट होता है, और आई शुड से एलडीएल और ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल इज इन्वॉल्व्ड. हाउ इज कैल्शियम इन्वॉल्व्ड इन द डिफरेंट थिंग, क्या बोलता है उसे? क्या? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. एक होता है एथेरोस्क्लेरोसिस जिसमें आर्टरी ब्लॉक होती है, दूसरा होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जिसमें आर्टरी की, या जिसे कहना चाहिए उसकी वॉल्स की हार्डनिंग हो जाती है. ठीक, ये भी खतरनाक होता है, इनफैक्ट ये ज्यादा खतरनाक होता है. पता है क्यों? जब कोई चीज बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, whenever that artery is subjected to sudden pressure changes, जो आपके ब्लड प्रेशर में होते ही है, खुशी से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दुख से भी बढ़ जाता है, ठीक, गुस्से से भी, that artery would immediately collapse, the whole wall will immediately collapse. और ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट बहुत सावधानी से किया जाता है और बहुत इमीडिएटली किया जाता है. ठीक है, और बताइए. होता है, इट इज मोर प्रोफाउंड इन ओल्ड एजेस, ओल्ड एज में ज्यादा दिखता है. और बताइए. इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इंट्रावेनस क्लॉट फॉर्मेशन, जिसको क्या बोलते हैं? एम्बोलिज्म. क्या बोलते हैं? एम्बोलिज्म. ठीक है, तो कैल्शियम का आपका थोड़ा चीज ट्रिकी सा रहता है. खाली आपको उसके लेवल को मेंटेन करने वाली पैथोलॉजी पे काम नहीं करना है कि इससे बढ़ क्यों रहा है या घट क्यों रहा है, उस पैथोलॉजी पे काम नहीं करना. उसके बढ़े और घटे से भी बहुत सारी और ऑल्टरेशंस और पैथोलॉजीज बन के बाहर आती हैं, जिनको भी आपको कंट्रोल करके रखना है. एंड ऑल ऑफ दीज आर मेजरली लाइफ थ्रेटनिंग. ठीक है, इसीलिए आप जब भी वार्ड में जाओगे सबसे पहले आपको खेलने के लिए सोडियम पोटेशियम ही दिया जाता है, खासतौर पर सोडियम की, इनको मॉनिटर करो. ठीक है, कैल्शियम का थोड़ा खेल एडवांस लेवल पे होता है.